बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल आज मंजूर कर लिया गया, जबकि दुबई में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकातों में वतन वापसी के रोड मैप पर भी सुलह मशवरा किया जा रहा है। दूसरी जानिब आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सियासतदानों की ताहियात नाअहली बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकातें इस वक्त दुबई में जारी हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी मुलाकात मुतवक्के है और उनकी वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि कानूनी टीम से मुशावरत भी जारी है। क्या देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के जो मसाइल थे उनका कोई हल होने जा रहा है और मुल्क की सियासत में क्या बाकायदा तौर पर वापसी होने जा रही है? देखिए जी, बहुत सी रुकावटें दूर हो गई इस वक्त दुबई में। पहले तो मैं थोड़ी सी ये प्लान्स चूँकि मुख्तलिफ ऊपर नीचे हो रहे हैं मुलाकातों के, तो इसलिए इस बात की तस्दीक कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हज पे नहीं जा रहे। जो बड़ी है ईद उल अज़हा वो दुबई में ही वो मनाएंगे और उसके बाद फिर वो जुलाई के आगाज़ में उनका इरादा है सऊदी अरबिया जाने का। ज़ाहिर प्लान्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हज के बाद। और जरदारी साहब आज जो है वो रवाना हो गए और आज रात को वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब कल उनकी यहाँ पे वापसी ड्यू है पाकिस्तान में। तो रात को आज यकीनन मुलाकातें होंगी और एमिरेट्स हिल्स में करीब करीब ही सबकी रहायश गाह यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब की रहायश गाह पे उनका क़याम होगा, बल्कि है। और वहाँ पर जो हैं वो कुछ ही फासले पे जो एमिरेट्स हिल्स के इलाके में वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब हयात थी तो वहाँ पर उन्होंने भी अपनी रिहाइश में फिर लगी थी। वहीं पर अब दुबई में क़याम होता है जरदारी साहब और बिलावल साहब, तो वो करीब एक ही इलाका है और वहाँ पर ये है कि ये सरगर्मियाँ पॉलिटिकल बातचीत और एक वहाँ पे ज़ाहिर इस किस्म का सिस्टम है कि बिल्कुल प्राइवेसी और कोई मीडिया नहीं और बिल्कुल एक क्लोज सेटिंग बात मुलाकातें होंगी। और उसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो एक्ट पास हुआ जी, और जिसके नतीजे में वो 5 साला नाअहली ख़त्म हो गई और उसमें ज़ाहिर है कि अब आज ये भी हुआ कि आरिफ अलवी साहब रवाना हो गए हज पे और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उस पर सादिक सिंजानी साहब साइन करेंगे और वो एक कानून बन जाएगा और ये 5 साल की नाअहली वाला मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं पहले एक दो बातें, क्योंकि अभी ये हुकूमत ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वज़रा और अब वो एक सफ़बंदी ऐसी हो रही है जिसमें वो पोस्ट चेयरमैन PTI जो है वो मामलात को देख रहे हैं और जो हुकूमत में तकरीबन तमाम इत्तेहादी हुकूमत के भी और यहाँ के पावर कॉरिडोर्स भी जो इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स और वो तमाम जो हैं वो उनको इस बात का बिल्कुल ये है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत सख्त जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के कायदीन, मुकदमात, सज़ाएँ तेज़ी के साथ और ये 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी जी। और ये जो है ये अमल शुरू हो जाएगा फौरी तौर पे। अच्छा, इसमें अब जो मेरी बात हुई अभी जो कानूनी टीम बैठी है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद देख रहे हैं उसको और उसमें फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं वो सुबह नुमाइंदगी करेंगे वज़ीर आज़म की, क्योंकि कल वो केस लगा हुआ है 7 रुकनी बेंच कल बैठेगा दोबारा और ये 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा उस मुकदमे की जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो जस्टिस जवाद ख्वाजा और
लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से, और सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी, वो जो केस है उसकी कल समाअत होगी। और उस पर इंडिकेशन जो है ये दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि वो मंगल को फैसला सुना देंगे इसका, कोई ना कोई इसमें शॉर्ट ऑर्डर या जो भी उनका। उसकी वजह यह है कि गालिबन जो हुकूमत की टीम है उनसे मैंने पूछा अभी कि जी इस मुतवक्को जो समाअत है उसके बारे में हुकूमत क्या सोच रही है। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी वो इसीलिए मंगल का गालिबन कहा है कि 2 जजेस जो हैं वो उसके बाद छुट्टियों पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उससे पहले जो है वो चाहते हैं कि मंगल तक इसका फैसला हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो छुट्टियों पे जाना है। मैंने फिर ये बात पूछी, मैंने कहा जी ये अटॉर्नी जनरल साहब तो हैं, लेकिन ये कि अब एक तो ये भी तरीका था कि अटॉर्नी जनरल साहब ही जाके नुमाइंदगी कर देते, लेकिन तीनों बड़े नामवर वकला फरूर नसीम साहब और इरफान कादिर साहब और शाखावर साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि नोटिस जारी हुए ना वज़ीर दिफा को, वज़ीर दाखिला को और वज़ीर आज़म को। तो अटॉर्नी जनरल, अच्छा इरफान कादिर साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा को, और फरूर नसीम साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा अब जो है वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी आपको क्या, आपका अंदाज़ा क्या है कि ये फ़ैसला जो है ये हुकूमत के हक़ में आ रहा है, यानी वो पिटीशंस जो हैं क्या वो उनको उनके ऊपर आपके फेवर में जो हुकूमत का स्टांस है फौजी अदालतों के, या अगेंस्ट आने के चांसेस भी हैं। तो जो हुकूमत के जो वकला हैं उनमें 2 कम से कम उनसे मेरी बात हुई जो इन 3 शख्सियात में से, तो उनका कहना जो है वो ये है कि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाए, लेकिन फिर हम फौरी तौर पे रिव्यू डालेंगे, और रिव्यू डाल के एक लंबी डेट लेके और फिर वो मामला जो है, क्योंकि वो जज साहिबान छुट्टी पे चले जाएंगे, तो हम इसलिए इसको भरपूर अंदाज में हम इसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ये जो है दलाइल जल्द से जल्द मुकम्मल हों। और जो ये 7 रुकनी बेंच है उमरता बंदियाल साहब का, जिससे वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक ताजुब की बात थी कि ये हुकूमत, और वो भरपूर तैयारी के साथ इरफान कादिर साहब, शाखावर साहब और फरूर नसीम साहब और सारा अटॉर्नी जनरल, ये तमाम जो हैं ये अदालत में सुबह नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात, तो ये 2 दिन की समाअत पड़ी हम, फिर उसमें ये जो सज़ाएं हैं उन सज़ाओं के हवाले से यहाँ पर पावर कॉरिडोर्स में ये कि वो मैक्सिमम सज़ाएं जो है वो तहरीके इंसाफ के जो कायद और कायदीन बाकी जो हैं 9 मई में वो उस तरफ मामला जा रहा है, और उसमें सज़ाएं सख्त तरीन, और उसमें फिर नाहली और इलेक्शन वगैरह फिर एक तरफ रह गया, मतलब उनके जो मेन कायदीन है सारे उनको शादी होने के डायनर चले, यहाँ चलते हैं। वक्त से थोड़े पल चुरा के हम रुके। अरे आप बच्चों की शॉपिंग करने आए थे अपनी? वैसे इस सूट में मैं यंग लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छी लगी। देखिए तो कितने प्यारे प्यारे सूट हैं। मैंने कहा था ना कि कितने अफोर्डेबल प्राइसेस है यहाँ। प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, सिर्फ डाइनर्स में। Introducing the new Yaris Aero. Yaris got an edge. सज़ाओं की तरफ
وہ معاملات جا رہے ہیں، وہ فوجی عدالتوں میں ہوں یا احداث دہشت گردی میں ہوں یا جہاں پر بھی، تو حکومت کانفیڈنٹ ہے، اور یہاں پاور کوریڈورز میں سے بھی یہی بات آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں جو عارف علوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک بات اور یہاں پہ ہو رہی ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایک تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم، ان کا اعتماد تو کھو چکے ہیں بہت عرصہ پہلے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹ کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے، یعنی آرمی چیف کا، کہ وہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں تو وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل شخصیات سے کیوں ملیں، ان کی کوئی بنتا نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی قومی سلامتی کا اجلاس ہو یا جو بھی آئینی، تو وہ بنتی نہیں ہے بات۔ تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اچھا پہلے جو ہے وہ عسکری قیادت کے ساتھ جو ہے، یعنی باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کروا دی تھیں، ہو گئی تھیں عارف علوی صاحب کی توسط سے، لیکن اب وہ سلسلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن بڑی عجب ہے اس وقت، کہ وہ حکومت کا کانفیڈنس بھی کھو چکے ہیں، حکومتی اتحاد کا بھی، اور وہ جس جماعت کے وہ صدر اس کا بھی وہ کھو چکے ہیں۔ اور اب خاص طور پہ جو جس طرح سے فیصلے وہ کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے جیسے بل کے اوپر فوری طور پہ سائن کر دیے، اب وہ چلے گئے حج پہ، تو کتنے دن کے لیے گئے ہیں، کتنے لوگ ساتھ ہیں ان کے، اس کے اوپر کوئی حکومت بھی نہیں بات کر رہی، مطلب خاموشی چھا گئی۔ یہ تو ایک بات جو یہاں پہ حکومتی حلقوں میں ہے وہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب چونکہ اعتماد کھو چکے ہیں اپنی جماعت کا، اس لیے، اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس وقت، تو ہم ان کو ایک، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو ایک باعزت وے آؤٹ دینے کا سوچ رہے ہیں، بہت ہی باعزت وے آؤٹ، اور وہ باعزت وے آؤٹ جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنی مدت سے پہلے استعفیٰ دے دیں، یعنی وہ جولائی میں کہیں آنے والے چند دنوں میں، یعنی واپس آئیں حج سے تو اپنے عہدے سے وہ الگ ہو جائیں، ورنہ ان کی امپیچمنٹ اور ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تحریک انصاف سمیت۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ الگ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی یہاں پہ زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ سے، یہ جو بھی اسمبلی کی شکل ہے، اس میں قانونی مختلف جو طریقے ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، کیونکہ کے پی میں اور پنجاب میں اسمبلیز نہیں ہیں، کوئی رستہ ایسا ملے کہ ان اسمبلی سے ابھی، یعنی الیکشن میں جانے سے پہلے صدر کا الیکشن ہو جائے، یعنی ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہے یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگست میں اگر اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے، اور ایک پاور شیئرنگ فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے نا، کہ کون کہاں پہ ہوگا، کیسے ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ یہ صدر جو ہیں ستمبر میں جانا ہے، تو مطلب یہ ان سے گزارش کی جائے کہ جی اب آپ تو مطلب کسی سائٹ پر بھی آپ، ہاں تو آپ کو ہم ایک طریقے سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، تو وہ چلے جائیں گے۔ حکومت کی کیلکولیشن یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بس سب ایک مطلب ظاہر ہے جس جماعت سے ان کا تعلق تھا وہ جماعت ہی اس وقت بڑے مصائب کا شکار ہے۔ اچھا، تو پاور شیئرنگ فارمولا میں اب یہاں پہ چیزیں بہت ساری اہم ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پوسٹ جو پلان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس طرح سے کہ پوسٹ، یعنی بعد از چیئرمین، بعد از نااہلی اور سزا چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی، اچھا، اور ان کے قائدین بھی۔ اور اب جو ہے وہ کیا فارمولا بن رہا ہے آگے کا، میں نے کل بھی بات کی تھی، اور میں ظاہر ہے کہ اس میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو سب سے زیادہ اگر انہوں نے کسی کا انپٹ لیا ہوگا ڈیٹیلڈ، تو وہ مریم نواز صاحبہ کا لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا لیا ہوگا ڈیٹیل، اور اس کے بعد پھر یقیناً اسحاق ڈار صاحب کا لیا ہوگا، لیکن سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ان کو، میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی کوئی زیادہ اچھی کوئی ملاقات ان سے نہیں ہوئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے، ان کے سامنے مریم نواز صاحبہ ہے نا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اندر ساری جو ایک جلسے اور یہ اور وہ سارا ان کی سیاسی
جانشین بھی ہیں. تو دو چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں ابھی جو مسلم لیگ نون کے حلقے بتا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننے کا بھی وہ آنا تو ہے, انہوں نے واپس وزیر دفاع نے بھی وزیر دفاع نے بھی کہا ہے, یا یہ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو آگے کریں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر ان کا معاملہ یعنی فرض کریں کہ ان کی یہ عدالت میں پٹیشن اوپر نیچے ہو رہی ہے آگے پیچھے, اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا, وہ ڈیٹس آگے پیچھے, تو اس صورت میں پھر مریم کو وہ ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کو آگے کریں گے. اچھا, اس میں یہاں پر پھر یہ پاور شیئرنگ فارمولا یہ کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات ہوئی تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آمنے سامنے اب وہ, اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک اس وقت ایک یعنی اگر آپ پوچھیں نا کہ نواز شریف صاحب کے سامنے سب سے زیادہ کون ہے, یعنی پولیٹیکلی وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہٹنا چاہیے, تو وہ ہے تحریک انصاف. لیکن اگر پیپلز پارٹی سے پوچھیں نا تو ان کے سامنے تحریک انصاف پہلی پرائرٹی نہیں ہے. ان کے سامنے یہ پرائرٹی ہے کہ تحریک انصاف کسی طرح اس کا ووٹر ہمارے ساتھ آ جائے تو پنجاب, کیونکہ ایک بات بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سنی کہ جی یہ تو سکڑ کے اب سندھ میں رہ گئے ہیں اور پنجاب میں تو ہے ہی نہیں. تو پنجاب میں باہر صورت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں دیکھیں سامنے بات کرنا, سب بیانات اور یہ اور سب, لیکن چونکہ اب ایک الیکشن والی چیز آ رہی ہے نا, تو گیو اینڈ ٹیک والا ہو رہا ہے کہ بھائی ایک منٹ, پہلے بات تو یہ کہ عارف علوی چلے جاتے ہیں تو صدر کون ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, صدر کون ہوگا؟ اب صدر مولانا صاحب بھی ہو سکتے ہیں, زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا معاملہ اگر ختم ہو جاتا ہے, وہ ان کی یعنی وہ سزا اور یہ معاملات قانونی ان کے جو بھی ایشوز ہیں, حفاظتی ضمانت نہیں, وہ واپس آ کے سرنڈر ہوں گے اور پھر اس کے بعد پٹیشن جائے گی جو ان کے قانونی ٹیم ایک بات کر رہی ہے کہ وہ وہاں سے ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے کہ جی یہ ان کو واپس آ کے ان کو ضرورت ہے علاج کی, اور پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ سارا پلان کر رہے ہیں. لیکن ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارمولا بھی طے ہو جائے گا کہ سب یہ کس طرح سے سب بندی کیسے ہونی ہے. اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اس میں پھر وہی جہانگیر ترین صاحب اور یعنی اب وہ جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون, کیونکہ کچھ بھی ہو الیکٹیبل جو ہیں وہ بہرحال اس کی سیاست تو ہے. اب جو بھی کہیں الیکٹیبل, اچھا جب ادھر سے لوگ یعنی کم ووٹ ہی پڑیں لیکن الیکٹ تو ہونا ہے نا لوگوں نے, چاہے وہ لوگ نہ جائیں باہر یہ ہو, لیکن بہرحال ایک ووٹر تو ہے. بالکل. اچھا, تو وہ اب اس میں یہ ہے کہ ان کا ووٹر تو موجود ہے, اب وہ اس میں وہ ڈیلے ہو گیا ہے. یعنی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے وہ ایک جو پریس کانفرنس ہونی تھی اور جس پریس کانفرنس کا ہم سن رہے تھے بہت دنوں سے کہ اس میں وہ منشور کا بھی اعلان کریں گے اور بہت سے لوگ ساتھ ہوں گے, اور وہ سارا اس لیے رک گیا کہ یہاں پر جو ہوتا نا پرانے کھلاڑیوں کی واپسی ہو گئی تجربہ, مکمل تجربے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں پھر وہ سارے جو ہے نا وہ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف جانا ہے بھائی, کیا کرنا ہے آگے, کیا معاملات ہیں. اچھا, اب اس میں جو ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ صدر کا بھی, الیکشنز کا بھی, کہ الیکشنز کب, اور کیا یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی یقیناً سوچ رہے ہیں کہ کیا عمر عطا بندیال صاحب کی بطور چیف جسٹس, کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب کا جو ہے وہ ایک چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ مطلب زیادہ جج صاحبان جن کو بدقسمتی سے مطلب وہ ہم خیال یا جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ مطلب وہ کافی ججز ہیں, تو سارے ججز جو ہیں وہ ان کی موجودگی میں پھر وہ کیسے اس کی ٹائمنگز اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے کرنا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے بہرحال آنا ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کو میں آپ کو بتاؤں, وہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ ان کو کسی چیز سے کر رہے ہو نا, ایسے کریں یوں یہ وہ سارا مشورے دے رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب کے ساروں کے مشورے ایک طرف ڈال کے وہ اکیلا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ سارے ادھر بیٹھ کے کرو, میں اٹھ کے ادھر, مطلب نواز شریف صاحب کے اندر یہ جو ہے نا وہ مشورہ لیں گے ضرور, ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ ان کا اپنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ پہلے بھی جب یہ ہوا تھا, جب وہ وطن واپس آئے تھے تو اس وقت بھی بات چل رہی تھی کہ لوگ ان کو روک رہے تھے کہ اب نہ جائیں گرفتار, لیکن وہ انہوں نے کہا, مریم نواز صاحب نے کہا چلیں, انہوں نے کہا چلو, تو وہ آئے اور گرفتار ہو گئے. تو وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ ایسی چیزوں کو وہ بہت زیادہ سنتے سب کے مشورے ہیں, لیکن فیصلہ الٹیمیٹ ان کا اپنا ہوتا ہے. ان کے اندر وہ خاص کسی وقت ایک
फैस कर लिया ना तुम ना, अगली सीट बुक कराओ और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वाली नवाज शरीफ साहब के अंदर मामलात हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ना तो अब इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब, बाकी जो शख्सियात हैं, वो सारी एक सेकेंडरी रोल हो गया है सबका, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो जाएंगे तो मरीम नवाज साहिबा की पॉलिटिकल शुरू होगी, पॉलिटिकल नहीं वो शुरू होगा ना, जाती उम्र सजेगा ना। अभी तो वज़ीर आज़म हाउस तो ये तो आगे पीछे 85 अरकान और ये, अब वो रियल पॉलिटिक अगर मरीम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने करनी तो उसके लिए जाती उम्र ज़रूरी है कि मरकज़ बने। लेकिन डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ साहब पसंदीदा शख्सियत हैं। नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब पसंदीदा तो हैं, लेकिन अपनी इनिंग्स खेल गए ना, वो उनकी इनिंग्स हो गई। तो वो तो जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बैठेंगे तो वहाँ जरदारी साहब ये तो नहीं कहेंगे ना कि मियाँ साहब ऐसा करें कि शहबाज शरीफ मेरा वज़ीर आज़म इसी को रहने दे। वो तो अब तो मतलब दोनों बिल्कुल खुल के आमने सामने बात हो रही है ना। और उसमें अब ये स्टेट बात होगी कि अदालतों के साथ क्या मामलात हैं, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, ये अभी अगले 2 दिनों में इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को अलग किया है, ये पॉलिटिकल फैसले छोड़े हुए हैं, ये कब ऐलान करते हैं, अगस्त में, पहले, आगे, पीछे, दाएं बाएं। बजट के ऊपर भी वहाँ पर बात हो रही है, यानी बजट IMF चूँकि अभी तक वो मतलब है कि 412 अरब रुपए के टैक्सेस के बावजूद चूँकि IMF खामोश है, तो इन्हीं दिनों में यहाँ पर ये जो रहनुमा हैं, यानी उसमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे इस मामले को भी हैंडल कर रहे हैं कि वहाँ पे जो UAE और सऊदी अरेबिया और IMF और इसको भी इन्हीं दिनों में निपटाएं। तो ये जो मामला है इसको भी ये शख्सियात उसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं कि IMF के साथ ये जो अरब ममालिक, बरादर ममालिक के इशूज़ हैं। और ये वो मामला है जो उसके हल होने की ये वजह है क्योंकि पॉलिटिकल हैवी वेट पॉलिटिकल प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त और बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज फैसल बाउडर साहब की जानिब से भी यही कहा गया है कि इम्कानात है कि इलेक्शन का हिस्सा ना हो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शायद जो है वो PTI भी ना हो। तो क्या समझ रहे हैं कि क्या मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं, किसी सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा है। ये पावर कॉरिडोर जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बात हो रही है वो यही हो रही है। आगे क्या होता है अब वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बात इस वक्त तक यही हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो बात यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि एक अब इसको म्यूटिनी कहा जाए, जो कल भी मैं कह रहा था कि इसको म्यूटिनी कहा जाए या इसको कुछ सिविल वॉर का नाम दिया जाए, लेकिन जो भी इसको नाम दिया जाए, ये वैगनर ग्रुप जो है उसके प्रिगोजिन वो कोई 125 किलोमीटर दूर मॉस्को से पहुँच गए थे। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी कहीं लड़ाई नहीं हुई, उनको यानी कहीं रास्ते में जो रेड आर्मी है उन्होंने रोका नहीं कहीं, रशियन आर्मी ने। तो वो जो पहुंच गए वहाँ पे तो उन्होंने अचानक ये कहा कि अभी तक तो खून नहीं गिरा, लेकिन इसके बाद जो है वो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनकी तरफ से मुदाखलत हुई है और बात की गई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी और हमारे साथ, मेरे साथ भी। और उसके बाद जो है वो ये फ़ैसला हुआ है कि यहाँ से वापसी इख्तियार की जाए। और वापसी की जो फिर कंडीशन सामने आई वो ये सामने आई कि उनके ख़िलाफ़ तमाम जो यानी जो मुकदमात या इल्ज़ामात हैं उनके ख़िलाफ़ वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो जो हैं वो निकल जाएंगे बेलारूस में और अपनी ज़िंदगी बेलारूस में गुजारेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि बेलारूस के जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री, हम जानते हैं बेलारूस को। बेलारूस लैंडलॉक कंट्री 91 में सोवियत यूनियन से, जब सोवियत यूनियन तहलील हुआ तो ये भी अलग हुआ। और एक तरफ इसके जो है वो रशिया, एक तरफ पोलैंड, यूक्रेन, बहुत बड़ा बॉर्डर यूक्रेन के साथ, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है, और लैंडलॉक कंट्री। दोस्त को देर तक बैठाना और यारों की यारी का चलते जाना, एक कप और
एक और कप चाय मैं एक और कप चाय टपाल दानेदार। ये 91 में अलग हुआ और 91 में अलग होने के बाद ये हुआ कि इनका 94 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 94 में इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही थे। यानी वही 94 से लेके 2020 से यूरोप के सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक अगर कोई सदर हैं तो वो ये हैं। और ये उससे पहले सोवियत आर्मी में भी थे। और ये इतना इनका क्लोज रिलेशनशिप है और ये नेटो की एक्सपेंशन से लेके यूक्रेन की जंग के ये बहुत करीब, इनके कई दफ़ा ज़ाहिर इलेक्ट हुए हैं उसके बाद, तो इनको पुतिन की बहुत हमायत हासिल रही। और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उन्होंने यकीनन बेलारूस की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2020 का उसमें हमायत की। और बेलारूस वो मुल्क है जहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं और रशियन बेलारूस की फ़ौज भी और रशियन फ़ौज भी यूक्रेन के अगेंस्ट। अब ये जो बात है ये थोड़ी सी एक ट्रिकी बात है कि ये जो वैगनर ग्रुप के सरबराह हैं प्रिगोजिन, इन्होंने इनको क्या गारंटी दी कि ये अपनी ज़िंदगी जो है ये गुजारेंगे जाके बेलारूस के अंदर और इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे। और इनके जो बाकी वो लोग जो इनके साथ थे, यानी जो मॉस्को की तरफ मार्च कर रहे थे, वो यहीं पे रहेंगे रशिया में ही, लेकिन उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी। और जो लोग अपनी बैरिक्स में थे या जो लोग अफ्रीका में थे या वैगनर ग्रुप के जो लोग कोई माली में है, कोई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है, कोई लीबिया में है, कोई सीरिया में है, ये वैगनर ग्रुप एक तरह से तहलील हो जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो लोग हैं ये नए मुआहदे करके ये मर्ज करेंगे अपने आप को रशियन आर्मी के अंदर, ये मुआहदा है। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा ना कि इसमें ये एक अजीब भोंडी सी, इसको आप म्यूटिनी कहें या देखें इसको मतलब है कि वैसे तो ये होता है ना अमूमन कि जी कहीं फ़ौज आ गई तो सिविलियन हुकूमत, जैसे बहुत से मुल्कों में होता है, तो फ़ौज आ गई तो जमहूरी हुकूमत चली गई। या ये होता है कि सूडान के साथ हम मिलाएं तो सूडान में तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल थी ना कि एक ऑफिशियली उमर बशीर ने उसको पोजीशन दे दी थी जनरल हमीती को और साहब ने जनरल बुरहान फ़ौज के, और फिर दोनों इकट्ठे लड़े थे दारफोर में। तो फिर वो दोनों ने ही सदर का तख्ता उल्टा था, दोनों उस कौंसिल में आ गए थे, फिर दोनों की लड़ाई हो गई। तो वो एक अलग है सिनेरियो। यहाँ पर ये हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर एक ओलिगार्क, अच्छा ओलिगार्क ये होते हैं कि मतलब ये ओलिगार्क मतलब यूनान एरिस्टोटल की एक टर्म है ओलिगार्क, ये ओलिगार्की, जो सबसे पहले शायद वो एरिस्टोटल बताता है कि जी वो स्पार्टा जो थी कदीम यूनान में, वो और उनके सामने जो एथेंस में जो मतलब एथेंस सामने था और इधर स्पार्टास थे, तो स्पार्टा जो थे वो ओलिगार्क थे। ओलिगार्क का मतलब ये है कि चंद अमीर तरीन लोग, ठीक है, चंद लोग जो कि यानी चंद लोग, अमीर नहीं चंद लोग। इसमें और प्लूटोक्रेसी में बड़ा थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज़ प्लूटोक्रेसी का मतलब ये है कि वहां पर चंद अमीर लोग हुकूमत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओलिगार्की में ये होता है कि चंद लोग जो अमीर भी हो सकते हैं और जो है वो बाअसर भी हो सकते हैं। यानी अमीर होने के साथ साथ यानी ये भी हो सकता है कि वो मतलब हाँ किसी मतलब कुछ और हों, कोई और नोटेबल्स हों और वो हुकूमत के अंदर फैसला साजी की पावर रखते हों। और वो जो तर्ज होता है वो नोम चॉम्स्की जो है ना, वो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसको वो डेमोक्रेटिक ओलिगार्की कहता है। ठीक है, वो कहता है बल्कि प्लूटोक्रेसी, सॉरी, वो कहता है यहाँ पे अमीर लोग जो हैं ये फंड इकट्ठा करके, और ये एक तरह से ये प्लूटोक्रेसी है। तो एनीवे, तो अब ये कि ये ओलिगार्क्स, ये सोवियत यूनियन टूटा तो ओलिगार्क्स बन गए। यानी बहुत से लोगों ने एकदम से लिबरलाइजेशन शुरू हुई ना, मार्केट इकोनॉमी खुली तो वो अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बना लिए। और उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि गोर्बाचोव के बड़े करीब, फिर येल्त्सिन के बहुत करीब आ गए, बोरिस येल्त्सिन के, और उनके इलेक्शंस में उनके साथ रहे। और आपको पता है ना कि एक बगावत गोर्बाचोव के खिलाफ भी हो गई थी। गोर्बाचोव के हाँ, ये रशिया में बड़ी पावर की, जब ये सोवियत यूनियन टूट रहा था तो उस वक्त गोर्बाचोव के खिलाफ केजीबी और उनके जो नायब सदर थे उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो 2 दिन तक जारी रही थी, गोर्बाचोव अरेस्ट हो गए थे
गॉर्बाचोव अरेस्ट हो गए थे, लेकिन जो नए सदर इलेक्ट हुए थे वो बच गए थे, और उन्होंने फिर गॉर्बाचोव को बचाने के लिए लोगों को सड़कों में निकाला, वो बोरिस जेल्सन थे। तो 2 दिन के लिए वहाँ पर गॉर्बाचोव के अगेंस्ट जो है वो एक म्यूटिनी आप कहें, और उसके बाद ये हुआ था कि वहाँ पे जो वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने जब ये नाकाम हो गई थी तो वज़ीर दाखिला ने खुदकुशी कर ली थी अपनी बीवी के साथ। ये 91 का वाक़या है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को लंबी सज़ाएं हुई थी, और उसमें जो सज़ाएं थी उस KGB का सरबराह भी था, तो KGB उसके बाद डिसॉल्व हो गई थी, KGB को ख़त्म कर दिया गया था। एनीवे, ये जो है इसको क्या नाम दिया जाए, लेकिन एक ओलिगार्क ये ज़रूर, ये प्यूटिन के दौर का ओलिगार्क है ना, ये जो उनका शेफ है, ठीक है ना, और जिसको वैगनर ग्रुप बना के दिया, और जिसको प्रिगोजिन। अब ये जो पिछले साल ये हमारे सामने लिस्ट आई ना, जब ये कि ओलिगार्क्स अभी भी मौजूद हैं, बिलियनर्स ऐसे हैं रशिया के जो कि दुनिया भर के अंदर जो है उनकी दौलत है, कहीं होटल्स हैं, कहीं उन्होंने कश्तियाँ खरीदी हुई हैं, कहीं कुछ किया हुआ है, और ये पूरी लिस्ट हमारे सामने आई कि ये जनाब इन मुल्कों में मौजूद हैं। और ये जो है ओलिगार्क्स, ये देखें ना, ये रशियन बिलियनर्स। लेकिन ये होता है कि ये चूँकि ये फिर ब्लैकमेल बड़े आसानी से होते हैं ना, क्योंकि किसी की दौलत अमेरिका में पड़ी है, किसी की कहीं पड़ी हुई है, तो ये फिर आसानी से ये पकड़े भी जाते हैं, इनकी दौलत भी जब्त हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मिसाल है वो कोर्दोकोव्स्की की है, ठीक है, मिखाइल कोर्दोकोव्स्की। ये जो हैं ये प्यूटिन के दौर में ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये फोर्ब्स की लिस्ट पे 15वां नंबर था अमीर तरीन लोगों में दुनिया की, और इनको चंद साल की सज़ा हुई। उसके बाद ये रशिया छोड़ के चले गए, प्यूटिन ने माफ़ किया इनको 2012-13 में शायद, ये रशिया छोड़ के चले गए। अभी अमेरिका में कहीं ये जो है ये थिंक टैंक्स वगैरह को चलाते हैं, और जब भी कोई रशिया के ऊपर बात करनी होती है तो ये लेक्चर देते हैं आके, और दैट्स इट। तो ये ओलिगार्क्स जो है ना ये बड़े एक यानी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि इनका पैसा बाहर। और ये अब ये देखें ना, इस ओलिगार्क ने क्या किया है, एक और ओलिगार्क का खात्मा हुआ है जो प्यूटिन के दौर का ओलिगार्क था, प्यूटिन ने ही उसको बनाया, और आखिर में वो उसने प्यूटिन को। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसको यानी ज़ाहिर है कुचल तो दिया है, ये वैगनर ग्रुप डिसॉल्व हो गया एक तरह से। ये मुझे नहीं पता कि उसकी जो डिमांड थी कि जी वज़ीर दिफा को हटाया, जैसे ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे वो वापस गया बंदा। क्योंकि बेलारूस में अगर आप पनाह लेते हैं तो वो तो प्यूटिन का ही, बेलारूस तो 1 मिनट में प्यूटिन के। अच्छा, तो बेलारूस, और इसमें यानी कौन सी थर्ड फोर्स ऐसी थी जो, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया देखिए प्रेसिडेंट बाइडन ने खामोशी इख्तियार की। ये तो मामला इतना ख़तरनाक हो गया था कि प्रेसिडेंट बाइडन ने, नेटो ममालिक ने, सब ने इस वक्त खामोशी इख्तियार की इस वक्त कि ये क्या होने जा रहा है, किसी को नहीं पता। और ख़ास तौर पे वो जो उनके जो मार्क मिली थे वो भी ट्रैवल उन्होंने करना था जॉर्डन, इजराइल, वो पोस्टपोन किया, ठीक है। जैक सल्लिवन ने ट्रैवल करना था डेनमार्क, वो पोस्टपोन किया। उनका जो वार्ड रूम है उसको उन्होंने सिचुएशन रूम बना दिया। अब इसमें वाइट हाउस में, और वो मॉनिटर करते रहे सारी चीज़ों को। बाद में उन्होंने कहा कि हम इसको, हमारे पास जून से इतला थी कि ये बगावत पक रही है, लेकिन ये इसका उसका आखिर में जाके वो सारे इस बात पे परेशान हो रहे थे जो कल हमने बात की थी कि ये न्यूक्लियर किसके हत्थे लगेगा, ये न्यूक्लियर। लेकिन जो इस बगावत की नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कहीं प्यूटिन का इनर सर्कल नहीं हिला, यानी प्यूटिन का कोई एक करीबी शख्स टूट के वैगनर ग्रुप से नहीं मिला। सीरिया में हो गया था, या जो बशर उल असद की बहुत बड़ी उसके जो साथी थे वो टूट के चले गए थे उस तरफ, ठीक है। और उन्होंने जाके वहाँ तो खैर रिवाज नहीं है, वरना वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिवाज तो पाकिस्तान में है ना, तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तो नहीं पहचानते बशर उल असद को, लेकिन वो टूट गए थे बाकायदा। और एक मुतबादिल उन्होंने हुकूमत कायम कर ली थी जो कि नहीं चल सकी। लेकिन यहाँ ना कोई आर्मी का जनरल टूटा, प्यूटिन का इनर सर्कल इंटैक्ट रहा, उसकी वजह से ये, लेकिन आखिर ये नाकाम हो गई। और उसके बाद वो सारे अलर्ट होके वो मॉस्को को बचाने के लिए वो फिर ऑनस्लॉट के लिए जवाब तैयार होते, ब्लड शेड होता। तो अब ये जाहिर है कि प्यूटिन इसमें एक कमज़ोर पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मतलब बेलारूस के प्रेसिडेंट से बीच में मीडिएशन, उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, वो चाइना गए हैं और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, और चाइना यकीनन इसको देख रहा है सारे मामले को। अमेरिका ने इस दौरान खामोश रहना मुनासिब समझा। अब उन्होंने कहा है कि हम, क्योंकि प्यूटिन अब कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, प्यूटिन ने अभी तक ये नहीं कहा कि इसके पीछे, इस ओलिगार्क के पीछे कोई कंस्पिरेसी थी, लेकिन वो ओलिगार्क जो है, ये जो वैगनर ग्रुप का सरबराह, ये पिछले कई दिनों से यूक्रेन की फेवर में बयान दे रहा था
تو یہ بات ابھی تک پیوٹن نے بات تو نہیں کی اولڈ پلے بک کے اس سازش کے پیچھے کون ہے، لیکن اگر وہ پیوٹن، اور اسی لیے سب خاموش ہیں کہ وہ اس سازش کے پیچھے کیا کہتے ہیں، کوئی امریکہ ہے، نیٹو کا ملک ہے، کون ہے، کیا ہے، اور وہ کیا پلان تھا، آگے کیا منصوبہ تھا، تو وہ خاموشی ہے. اور میرے خیال سے لیکن یہ جس طرح سے اینڈ ہوا ہے نا، یہ ابھی اس میں آگے کیا ہونا ہے، ہاں مطلب ہے کہ ابھی سامنے آئیں گی چیزیں، اور اس میں یہ سامنے آئے گا کہ ویگنر گروپ اگر ختم ہو رہا ہے، ڈیزالو ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں، اور یہ جو پارڈن ملا ہے، یہ جو اس ایگریمنٹ کی گارنٹی کے بیلاروس نے لی ہے، مطلب یہ بات بڑی ایک سمجھ سے باہر ہے. اور ویگنر گروپ اگر ڈیزالو ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر رشین فوج کو خود جانا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں پرائیویٹ ملٹری کی موجودگی کچھ اور ہوتی ہے. افریقہ میں، سیریا میں، ادھر اگر وہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے رجسٹر ہو جاتے ہیں تو پراپر وہ گروپ ہوگا، وہ پھر ایک سینیریو ڈیفرنٹ بنتا ہے نا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر جی. روسی فوج خود موجود ہے، خود لڑ رہی ہے، خود یہاں پہ. جی بہت شکریہ ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوں نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.